अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बे करीम के करम से आप तमाम ही लोग फर्स्ट क्लास होंगे। IBA एवरी के चैनल से अदनान यूनुस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, करंट टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और ये मैं इस वजह से भी वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज़ क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी है एज ए टीचर ऑफ जेनेटिक्स कि मैं वो उन तमाम लोग के लिए राह हमवार करूं जो लोग इस मार्केट में मिसगाइड हुए हैं। क्योंकि बहुत माजरत के साथ वॉइसेस और यूट्यूब की वीडियोस देखकर मैं देखता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे नए उस्ताद आ गए हैं और वो मुख्तलिफ गलत तरीक़ों से, गलत टीचिंग से लोगों को डिविएट कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, गलत गाइडलाइन दे रहे हैं और सिर्फ़ और सिर्फ फेम गेन करने के लिए, यूट्यूब पे व्यूअरशिप लेने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए अजीब अजीब बातें करते हैं। तो कभी कभी मुझे बड़ी हंसी आती है उनकी चीज़ों पे। तो इसलिए आज एक टॉपिक चूज़ किया है मैंने, जो कि जिस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन शायद उतना कैटेगोरिकली बात नहीं किया मैंने, या फिर मार्केट को उस पर्टिकुलर म्यूटेशन के हवाले से और कुछ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो पिछले दिनों कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया कि क्या एक्वा म्यूटेशन जो है वो डोमिनेंट है। तो पहले मैंने उनसे सवाल किया कि शेख बूरक के वो साहब थे, तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपको ये बात किसने कही कि एक्वा म्यूटेशन जो है वो डोमिनेंट है। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने ये बात बताई है कि एक्वा म्यूटेशन जो है वो डोमिनेंट है। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन उस्ताद मोहतरम का। तो मैंने उनको कहा नहीं मेरे दोस्त, बेसिकली एक्वा ब्लू क्रोमोसोम की फैमिली का पार्ट है। आप उसको आसान ज़बान में समझ लें, वो रिलेटिव है उसका। तो जिस तरह से ब्लू क्रोमोसोम पूरी फैमिली ऑटोसोमल रिसेसिव वैल्यू है रखती है, इसी तरह से एक्वा भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। बट एक्वा के मामले में थोड़ा सा मामला डिफरेंट है, बिकॉज़ एक्वा में इस वक्त 3 वेरिएंट मौजूद हैं और मेरी इत्तलात के मुताबिक अपकमिंग फ्यूचर में 4th और 5th भी आएगा। दैट इज़ अनदर स्टोरी। अब ये जो बात मैंने कही है कि 4था और 5वां वेरिएंट, तो ये भी इस वीडियो में एविडेंट हो गई है। कल जब ये चीज़ आए तो मेरी इस वीडियो की बात याद रखिएगा। फ़िलहाल मैं उन वेरिएंट्स के बारे में अभी बात नहीं करना चाहूँगा। पहले मैं एक्वा की जो 3 वेरिएंट्स इस वक्त अवेलेबल हैं उनके हवाले से बात करना चाहूँगा। जो उसका पहला वेरिएंट है दैट इज़ एक्वा होमोज़ाइगोट, विच इज़ द प्योरेस्ट वन एक्वा म्यूटेटेड बर्ड। बिकॉज़ क्योंकि उसके जीन में जो मौजूद 2 क्रोमोसोम हैं, क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं एज़ वी नो, वो दोनों के दोनों क्रोमोसोम प्योरली एक्वा के हैं। दैट इज़ वाई इसको एक्वा होमोज़ाइगोट कहा जाता है और होमोज़ाइगस कंडीशन है ये। अब इसको एक्वा होमोज़ाइगोट इसलिए भी कहते हैं बिकॉज़ क्योंकि एक्वा में 2 ऐसे और वेरिएंट मौजूद हैं जो होमोज़ाइगस नहीं, हेटेरोज़ाइगस कंडीशन में, एक्वा B1 एंड एक्वा B2। एक्वा होमोज़ाइगोट जैसे आप तमाम लोगों को मैंने बताया कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव वैल्यू है, तो और उसके दोनों क्रोमोसोम एक्वा के हैं। लेकिन एक्वा B1 और एक्वा B2 का मामला डिफरेंट है। एक्वा B1 में जो दोनों वैल्यूज़ हैं क्रोमोसोम की, एक एक्वा की और एक ब्लू वन की है। तो जब कॉम्बिनेशन में 2 डिफरेंट जेनेटिकल वैल्यूज़ इकट्ठे
एक जगह पर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो उनको कोडोमिनेंट कहा जाता है। यहाँ पर B1 में और B2 में दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं। एक्वा B1 में एक्वा की एक वैल्यू है और एक B1 की वैल्यू है। एक्वा B2 में भी एक एक्वा की वैल्यू है और दूसरी B2 की वैल्यू है। तो ये दोनों एलील हैं, ब्लू क्रोमोसोम फैमिली से हैं, बट डिफरेंट ऑटोसोमल रिसेसिव वैल्यूज़ हैं, लेकिन हैं एक ही फैमिली से, इसलिए अपने आप को एक साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। और इस स्टैंडिंग को, इस जेनेटिकल कंडीशन को हेटेरोजाइगस कहा जाता है और ये कोडोमिनेंट है। तो ये जो 3 वेरिएंट हैं, इन तीनों वेरिएंट के मामलात 2 के डिफरेंट है, 1 का डिफरेंट है। लेकिन जब भी एक्वा के बारे में बात होगी कि क्योंकि जब बात होती है तो वो प्योर बर्थ की बात होती है, तो गाइडलाइंस जब भी आप पढ़ेंगे तो उन गाइडलाइंस में एक्वा के आगे जो जेनेटिकल बिहेवियर आ रहा होगा वो ऑटोसोमल रिसेसिव ही आ रहा होगा। लेकिन जब उस प्योर बर्थ को मल्टीपल एलील वाले मामले में लेके जाएंगे तो वहाँ पर उसका जेनेटिकल बिहेवियर चेंज हो जाएगा। एक बात यहाँ ये भी जहन में रखिएगा कि एक्वा जो है वो टर्कोइज का भी एलील है और ब्लू क्रोमोसोम का भी एलील है। एक्वा को कभी भी टर्कोइज पार ब्लू के साथ ब्रीड नहीं करवाइएगा और ऐसा बर्ड भी परचेज नहीं कीजिएगा जिसके पेरेंट्स में एक्वा के साथ पार ब्लू मौजूद हो। एक्वा B1 हमेशा B1 नॉर्मल B1 या एक्वा होमोजाइगोट के साथ ब्रीड हो सकता है। इसी तरह से एक्वा B2 भी नॉर्मल B2 और एक्वा होमोजाइगोट के साथ ब्रीड हो सकता है, लेकिन एक्वा B1 एक्वा B2 के साथ ब्रीड नहीं कराइएगा। इसी तरह से एक्वा B2 को एक्वा B1 के साथ ब्रीड नहीं कराइएगा। एक्वा B1 के साथ कोई नॉर्मल B2 बर्ड नहीं लगाइएगा। एक्वा B2 के साथ कोई नॉर्मल B1 बर्ड नहीं लगाइएगा। ये मेरी वीडियो बार बार देखिएगा। बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने मेरी बताई हुई गाइडलाइन के ऊपर काम किया, एंड देयर आर इन थाउजेंड्स, और उन्होंने अपना रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर किया है इस हवाले से, और उनके पास रियल फिनोटिपिकल वैल्यू में बर्ड आया है। जब आप पारब्लू के साथ उसको ब्रीड करवाएंगे, पारब्लू का डिफरेंट फिनोटिपिकल वैल्यू है और एक्वा का डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों एलील हैं, ये एक दूसरे के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो एक्वा की वैल्यूज़ भी आएंगी, फीचर वैल्यूज़ भी आएंगी और टर्कोइज की फीचर वैल्यूज़ भी आएंगे, और जब वो ये मिक्स होंगी तो रियल फिनोटिपिकल वैल्यू ऑफ एक्वा बर्ड विल बी मिस्ड। तो इस बात को अपने जहन में रखिए और इसके ऊपर काम करते रहिए। कोशिश कीजिए कि जो भी शख्स आपके सामने कोई भी जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है, फिनोटिपिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है, म्यूटेशनल टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है, आप उससे उसका मतलब पूछें, आप उससे उसकी डिटेल में, डेप्थ में बात करें। जब तक आप लोग सवाल नहीं करेंगे, लोग आपको जवाब नहीं देंगे। मैं नहीं कहता कि मेरे अलावा कोई और आपको ये सारी बातें नहीं बता सकता, बिल्कुल बता सकता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिन्होंने रिसर्च की है, जो पढ़ते हैं, जो प्रैक्टिकल करते हैं। ऐसे लोगों से इज्तनाब करें, माज़रत के साथ, जो अंगूठा छाप हैं, क्योंकि ऐसे ही अंगूठा छाप लोगों ने हमारे पाकिस्तान की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को तबाह और बर्बाद किया। दिखावे पे ना जाएं, प्रैक्टिकल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगला वीडियो किसी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप तमाम लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।